अक्षय बहुत ही खुशी के साथ कहता, युवराज लगता है तेरे भाई को प्यार हो गया है, और पता है तेरी भाभी कौन है? युवराज गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहता है, कौन है? युवराज का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युवराज को अक्षय का जवाब पहले से ही पता है। अक्षय उसी मुस्कुराहट के साथ शर्माते हुए कहता है, अरे वही तेरी स्टूडेंट सुहानी। अक्षय के मुंह से सुहानी का नाम सुनकर युवराज का खून खौल जाता है। वो गुस्से और जलन से अक्षय को घूरने लगता है। अक्षय इसका बिना परवाह किए हुए खुश होकर कहता है, यार मैंने डेटिंग सेटिंग बहुत कर ली, अब सोच रहा हूँ कि सीधा शादी कर लूँ। युवराज फिर से अपनी नजर लैपटॉप पर ले जाता है और काम करते हुए अक्षय से कहता है, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। युवराज की बात सुनकर अक्षय मुंह बनाकर कहता है, मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मुझे सुहानी पसंद है और मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? युवराज अपना गुस्सा छिपाते हुए कहता है, मैंने कहा ना तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अक्षय युवराज की बात से इरिटेट होकर उठ जाता है और नाराजगी के साथ कहता है, मैं क्यों सुहानी को प्रपोज नहीं कर सकता? मुझे एक रीजन तो दे। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मुझे कोई वजह बताने की जरूरत नहीं, तो बस सुहानी से दूर ही रहेगा, दैट्स इट। युवराज के बार बार मना करने पर अक्षय चिढ़ते हुए कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा। तुझे तो अपना घर बसाना नहीं है और तू मेरा घर भी नहीं बसने देना चाहता। मैं सुहानी को पसंद करता हूँ और मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। एक्चुअली करने वाला नहीं हूँ, मैं उसे अभी प्रपोज करने जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू मुझे बता सकता है कि मेरे सुहानी को प्रपोज करने से तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये कहकर अक्षय युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगता है, लेकिन युवराज तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो अक्षय के किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा हो। युवराज वहां अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठा हुआ था। उसका मन कर रहा था कि अभी अक्षय को एक घूंसा मार दे, लेकिन अक्षय युवराज का दोस्त था, इसलिए युवराज ने अपना हाथ रोक कर रखा था। युवराज से कोई रिएक्शन ना मिलने पर अक्षय परेशान हो जाता और गुस्से में कहता, फाइन, मैं जा रहा हूँ उसे प्रपोज करने। ये कहकर अक्षय कमरे से बाहर जाने लगता है। युवराज उसे एक नजर देखता है और अपने लैपटॉप को देखते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, आई लव हर। ये कहते ही युवराज का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। युवराज ने अब तक खुद से ही ये एडमिट नहीं किया था जो इस वक्त वो अक्षय के सामने कन्फेस कर रहा था, लेकिन युवराज अपने चेहरे पर इन सारी फीलिंग्स को नहीं आने देता और नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगता है। दूसरी तरफ अक्षय, जिसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया था, युवराज की बात सुनकर उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है और वो वहीं फ्रीज हो जाता है। अक्षय का मुंह और उसकी आंखें हैरानी से खुली थी और वो एकटक अपने सामने देख रहा था। कुछ देर तक वहां वैसे ही खड़े रहने के बाद अक्षय पीछे मुड़ता है और युवराज की तरफ देखता है। उसे युवराज बिल्कुल आराम से अपना काम करते हुए दिखता है। अक्षय भागते हुए युवराज के पास जाता है और उसके पास बैठकर हैरानी से कहता, युवराज तूने अभी अभी क्या कहा? युवराज लैपटॉप पर अपनी नजर जमाए हुए ही कहता, क्यों, तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? अक्षय सदमे में कहता, सुनाई तो देता है लेकिन कुछ यकीन सा नहीं हो रहा। कुछ देर रुककर अक्षय लगभग रोते हुए कहता है, इसका मतलब सुहानी तेरी नहीं, मेरी भाभी है। भाभी शब्द सुनकर युवराज के हाथ जो कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे वो रुक जाते हैं। वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ एक नजर अक्षय को देखता है और फिर उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगता है। अक्षय उसी सदमे में वहीं बैठे हुए युवराज को देखता रहता है। कुछ देर बाद रॉबिन उस कमरे में आता है और युवराज से कहता है, सर सारी तैयारी हो चुकी, अब हमें निकलना चाहिए। युवराज कहता है, और बाकी लोग? रॉबिन जवाब देता, सर सुहानी मैडम अपने दोस्तों के साथ हमारा बाहर इंतजार कर रही है और वो लोग अक्षय सर के साथ दूसरी कार में हमारे साथ ही जाएंगे। रॉबिन की बात सुनकर युवराज अक्षय की तरफ देखता है जो बहुत उदास बैठा था। युवराज थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर उससे कहता, बिहेव। अक्षय ये सुनकर चुपचाप अपना सर हिला देता है। कुछ ही देर में सभी लोग हॉस्पिटल से घर के लिए निकल जाते हैं। युवराज कार में रॉबिन के साथ बैठा था और किसी गहरी सोच में डूबा था। काफी देर तक सोचने के बाद वो रॉबिन से कहता है, मुझे वो कटार चाहिए जिससे मुझ पर अटैक हुआ था। वो अब भी उसी कमरे में होना चाहिए जहां सुहानी को किडनैप करके रखा गया था। रॉबिन युवराज से कहता है, ओके सर, आपको ड्रॉप करते ही मैं वो कटार वहां से लेकर आ जाऊंगा। युवराज आगे कुछ भी नहीं कहता, वो अपना बस सर हिला देता। वो कार से बाहर की तरफ देखकर सोचने लगता है, मेरे साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कल रात मैं खुद को अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जितनी एनर्जी कल रात मुझे अपने अंदर महसूस हुई उतनी आज तक नहीं हुई थी। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है, कहीं मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं। इधर सुहानी, निशा और विवेक दूसरी कार से वापस घर जा रहे थे जिसे अक्षय ड्राइव कर रहा था।
सुहानी सामने वाली सीट पर बैठी थी और निशा और विवेक पीछे बैठे थे। वो दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। सुहानी युवराज के बारे में सोचकर परेशान थी और अक्षय युवराज की बातों को सुनकर सदमे में अभी भी था। तभी विवेक का फोन बजता और विवेक फोन उठा लेता है। फोन पर बात कर रहे आदमी की बात को सुनकर विवेक एक्साइटेड होकर कहता है, क्या वो तुम्हें मिल गया? तुम कब तक शिमला आ जाओगे? विवेक आगे कहता है, ठीक है, मैं कल आकर तुमसे मिलता हूँ, उसे संभाल कर रखना। विवेक की बात सुनकर निशा समझ जाती है कि विवेक किस चीज के बारे में बात कर रहा है। उसकी बातें सुनकर निशा भी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन सुहानी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो पीछे मुड़कर विवेक से कहती, विवेक तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें क्या मिल गया है? सुहानी का सवाल सुनकर विवेक घबरा जाता है। कार में अक्षय भी था और उसके सामने विवेक सुहानी को कुछ भी बता नहीं सकता था, इसलिए विवेक खामोश रहता है। निशा बात को संभालते हुए सुहानी से कहती, अरे कुछ नहीं यार, विवेक अपना असाइनमेंट शुभम के पास भूल गया था और शुभम अपने घर चला गया था। कल वो वापस आ रहा है, ये कल उसे ही लेने जाएगा। निशा के जवाब से सुहानी कन्विंस हो जाती है और सामने देखने लगती है। विवेक निशा को देखकर थैंक्स कहने वाला एक्सप्रेशन देता है और मन ही मन कहता है, आई होप अब हमें पता चल जाएगा कि वो साया आखिर किसकी आत्मा है। युवराज के हॉस्पिटल से निकलने के कुछ घंटे बाद एक लेडी व्हील चेयर में बैठे हुए हॉस्पिटल के अंदर आती है। उसके साथ एक लड़की भी थी जो उसके व्हील चेयर को धक्का दे रही थी। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि समायरा की माँ रक्षा थी। थोड़ी ही देर में रक्षा उस प्राइवेट वार्ड में जाती है जहाँ समायरा एडमिट थी। वो लड़की रक्षा के व्हील चेयर को समायरा के चेहरे के पास ले जाकर रोक देती है। रक्षा बिना कुछ कहे एकटक समायरा को देखने लगती है। समायरा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। रक्षा अपना हाथ आगे बढ़ाकर समायरा के सर पर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद रक्षा अपनी आंखें खोलती है। अब उसकी आंखें नम थी और उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो समायरा के सर से अपना हाथ हटाकर कहती है, क्या हालत कर दी उसने मेरी समायरा की। मैं उससे इसका हिसाब लेकर रहूंगी। जो काम समायरा नहीं कर पाई वो मैं पूरा करूंगी। इधर युवराज के घर आने से सभी बेहद खुश थे, खासकर सुब्रा। जब से उसे युवराज की इस हालत का पता चला था उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया था, जिससे उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, लेकिन युवराज के घर आते ही उसका तबीयत भी ठीक होने लगी थी। युवराज के चोट पर अभी भी काफी दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे व्हील चेयर यूज करने की सलाह दी थी। रॉबिन और बाकी के बॉडीगार्ड्स युवराज को उसके कमरे में लेकर जाते हैं। उसके कहने पर उसे अकेला छोड़ देते हैं। युवराज अपने कमरे में व्हील चेयर पर बैठा था। रॉबिन के जाने के बाद वो उस व्हील चेयर से उठ जाता है। ऐसा करने से उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। युवराज उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है और अपनी चोट को देखने लगता है। उस चोट को देखते हुए युवराज अपने उस चोट पर अपना हाथ रखता है और कुछ देर के बाद हटा लेता है। ऐसा करते ही युवराज का दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। युवराज उस दिन के बारे में सुहानी से कुछ सवाल करना चाहता था, जिस दिन समायरा ने सुहानी को किडनैप किया था। युवराज सुहानी के कमरे के पास जाकर दरवाजे पर नॉक करता है। कमरे के अंदर सुहानी परेशान बैठी थी और उसकी आंखें नम थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो अपनी आंखें साफ करती और बाहर खड़े इंसान को अंदर आने के लिए कहती है। फिर युवराज अंदर आता है। युवराज को अपने पैरों से चलकर आते देख सुहानी परेशान हो जाती है। उसके पास जाकर कहती, युवराज सर आप यहाँ, आप व्हील चेयर में क्यों नहीं हैं? आपको दर्द हो रहा होगा। युवराज सुहानी को हाइपर होते देखकर कहता है, मैं अब ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। सुहानी युवराज की बात से असहमत होकर कहती, नहीं युवराज सर, आपको यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए, आप अपने रूम में चलिए। सुहानी को शांत ना होते देख युवराज आगे बढ़कर कहता है, उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जानती हो मैं ठीक हो सकता हूँ। युवराज की बात सुनकर सुहानी उसकी बात मान लेती है और वो जानती थी कि युवराज खुद को ठीक कर सकता है। तभी युवराज को एहसास होता है कि वो सुहानी के काफी करीब आ गया। वो फौरन सुहानी के कंधे से अपना हाथ हटाकर एक कदम पीछे हो जाता है। युवराज सुहानी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुहानी कहती, हाँ, लेकिन पहले आप आराम से बैठिए। सुहानी बेड पर बैठ जाती है और युवराज उसके सामने एक चेयर रखकर उस पर बैठ जाता है। युवराज सुहानी से कहता है, तुम्हें जिस दिन समायरा ने, युवराज भी इतना ही कह पाया था, तभी उसका फोन बजने लगता है। युवराज देखता है कि वो कॉल रॉबिन का था। वो सुहानी से कुछ दूर जाकर फोन उठाता और कहता, हाँ रॉबिन। रॉबिन फोन पर कहता, युवराज सर, मैं उस जगह पर गया था, लेकिन वहां मुझे कोई कटार नहीं मिला। ये सुनकर युवराज और भी सीरियस हो जाता है, लेकिन
ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहता है रॉबिन आगे कहता है, सर एक और खबर है। युवराज कोई जवाब नहीं देता, लेकिन रॉबिन आगे कहता है, सर रक्षा शहर में है और वो आज समायरा को देखने हॉस्पिटल आई थी। रॉबिन की बात सुनकर युवराज की पकड़ उसके मोबाइल पर कस जाती है और वो बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही युवराज को फिर से वही बेचैनी होने लगती है जो उसे आज रात हॉस्पिटल में हो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे फिर से उतना ही गुस्सा आ रहा था। कुछ तो था जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। युवराज पीछे मुड़कर सुहानी को देखता है जो परेशान सी अपनी बेड पर बैठी थी। सुहानी समायरा की कही बात से बाहर नहीं आ रही थी। उसे डर लग रहा था कि क्या सच में 5 महीने बाद युवराज नहीं रहेगा। ये सोच सोच कर सुहानी की जान निकल रही थी। युवराज फिर से दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी आंखों की पुतलियां फिर से लाल होने लगी है। युवराज को अब गुस्से के साथ डर भी लग रहा था। सुहानी वहीं पर थी और युवराज नहीं चाहता था कि वो सुहानी को कोई चोट पहुंचा दे। ये सोचकर युवराज वहां से जाने लगता है। वो कदम ही दरवाजे की तरफ बढ़ा पाया था कि तभी उसके कदम रुक जाते हैं। युवराज को एहसास होता है कि सुहानी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ रखा है। इस वक्त युवराज का चेहरा दरवाजे की तरफ था और उसकी पीठ सुहानी की तरफ, इसलिए सुहानी युवराज का चेहरा और उसकी लाल आंखें नहीं देख पा रही थी। अब युवराज की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी बेचैनी, उसका गुस्सा सब उसके आपे से बाहर जा चुका था। फिर भी वो खुद को रोकते हुए सुहानी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सुहानी उसका हाथ नहीं छोड़ती। युवराज सुहानी से अपना हाथ छुड़ाने की जितनी कोशिश करता, सुहानी उतने ही जोर से उसे पकड़े रहती। वो युवराज के लिए बहुत घबराई हुई थी और इस वक्त उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। सुहानी की ये हरकत युवराज का गुस्सा और बढ़ा रही थी। खुद को बहुत देर तक रोकने के बाद युवराज का खुद से कंट्रोल छूट जाता है और वो सुहानी पर अटैक करने के लिए पीछे मुड़ जाता है। युवराज पीछे मुड़कर जैसे ही सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, सुहानी युवराज के करीब आकर उसे सीने से लग जाती है। सुहानी के ऐसा करते ही युवराज बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। सुहानी ने अपनी पूरी ताकत से उसे हग किया हुआ था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज के साथ क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद युवराज शांत होने लगता। उसके दिल की धड़कन जो गुस्से की वजह से बहुत तेज चल रही थी, अब वो नॉर्मल होने लगती है। अब युवराज के हाथ भी अपने आप सुहानी को अपनी बाहों में भर लेते हैं। सुहानी को गले लगाते ही युवराज की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अब युवराज की बेचैनी एक सुकून में बदल गई थी और उसका गुस्सा प्यार में। कुछ देर इसी तरह सुहानी की मौजूदगी महसूस करने के बाद युवराज अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थी। युवराज हैरान रह जाता है और अपने मन में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले मेरी शक्तियां जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी, अब वो सुहानी के करीब आते ही अपने आप शांत कैसे हो गई? सुहानी के करीब होने पर युवराज की बेचैनी शांत हो जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। यह देखकर युवराज हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले मेरी शक्तियां जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी, वो सुहानी के करीब आते ही शांत कैसे हो गई? ये सोचने के बाद युवराज के हॉस्पिटल वाला वो इंसिडेंट याद आ जाता है। उस वक्त भी सुहानी के करीब आते ही युवराज शांत हो गया था। सुहानी को अपनी बाहों में लिए युवराज यही सब सोच रहा था। तभी उसे अपनी शर्ट पर कुछ नमी का एहसास होता है। युवराज को यह समझते देर नहीं लगी कि ये नमी सुहानी के आंसुओं की है। वो फौरन सुहानी को खुद से अलग कर लेता है। युवराज देखता है कि सुहानी अपना सर नीचे किए वहीं पर खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। युवराज सुहानी को इस तरह से देखकर परेशान हो जाता है। वो सुहानी का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास ले जाकर बैठा देता है और उसके पास एक चेयर लाकर उसमें खुद बैठ जाता है। सुहानी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। युवराज सुहानी से कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सुहानी युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी नम आंखें झुकाए हुए वहीं पर बैठी रहती है। सुहानी को खामोश देखकर युवराज अपना चेयर उसके और भी करीब ले जाता है और थोड़ा नर्वस होते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। युवराज अपने एक हाथ से सुहानी का हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ में रख लेता है और अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। युवराज की बात सुनकर सुहानी अपनी नजरें उठाती और नम आंखों से युवराज की ओर देखते हुए कहती है, क्या आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं? सुहानी की ये बात सुनकर युवराज अवाक रह जाता और एक टक उसे देखने लगता। उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि सुहानी को ये बात पता चल सकती है। युवराज अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हुए सुहानी से कहता है, ये तुमसे किसने कहा? सुहानी जवाब देती है, समायरा ने। ये सुनकर युवराज सुहानी का हाथ छोड़ देता है और बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर जाने लगता है।
सुहानी फिर से युवराज का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता, हाँ, समायरा ने सच कहा था। अगर हम उस साय को आने वाले 5 महीनों में नहीं रोक पाए तो वो मुझे खत्म कर देगा। युवराज के मुंह से भी वही बात सुनकर सुहानी का दिल बैठ जाता है और उसकी आंखें फिर से भर जाती हैं। वो आगे कहती, वो साया आपको नहीं मार सकता, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। सुहानी की ये हालत देखकर युवराज का भी दिल भर जाता है। युवराज का मन तो करता है कि वो सुहानी को फिर से गले से लगा ले, लेकिन इस बार वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। युवराज सुहानी को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था और ना ही उसे फ्यूचर का कोई सपना दिखाना चाहता था। उसको खुद ही नहीं पता था कि उसके पास कितना वक्त बचा है। यही एक वजह थी कि युवराज चाहकर भी ना सुहानी के करीब जा पा रहा था और ना ही उससे अपने दिल की बात कह पा रहा था। वो जानता था कि सुहानी उससे बेहद प्यार करती है और अगर उसे युवराज की फीलिंग्स के बारे में भी पता चल गया तो युवराज से वो और भी ज्यादा अटैच हो जाएगी और फिर अगर कल को युवराज को कुछ हो जाता है तो ये सुहानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए युवराज सुहानी से दूर रहना ही सही समझता है। वो अपना हाथ सुहानी से छुड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है और सुहानी वहीं खड़ी रहती है। सुहानी के कमरे से बाहर जाकर युवराज अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहाँ रॉबिन से घर और घर के मेंबर्स की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करने लगता है। सब फाइनल हो जाने के बाद रॉबिन युवराज से कहता, युवराज सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। युवराज सीरियस टोन में कहता है, क्या? रॉबिन कहता है, आखिर वो कटार उस कमरे से कहाँ चली गई? उसे तो वहीं होना चाहिए था ना, जहाँ आप पर अटैक हुआ था। हमारे वहां से जाने के बाद आखिर कौन उस कटार को वहां से ले गया? युवराज के मन में भी काफी देर से यही सवाल चल रहा था, लेकिन वो रिलैक्स होकर कहता, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवराज की बात सुनकर रॉबिन उस बात को छोड़ देता और थोड़ा नर्वस होकर युवराज से कहता, युवराज सर, आपसे एक और सवाल करूं? युवराज ने अब अपने हाथों में एक फाइल ले लिया था जिसे वो पढ़ रहा था। युवराज उस फाइल पर नजर टिकाए हुए ही कहता है, हाँ बोलो। रॉबिन क्यूरियस होकर कहता, सर, आपको कैसे पता चला कि सुहानी मैडम कहाँ है? आप उन तक कैसे पहुंचे, जबकि किडनैपर ने तो हमें कोई कॉल भी नहीं किया था? युवराज इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। युवराज को शांत देखकर रॉबिन समझ जाता है कि उसे अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है। वो युवराज को विश करके वहां से चला जाता है। रॉबिन के स्टडी रूम से बाहर जाते ही युवराज अपने हाथ में रखी फाइल बंद कर देता है। वो रॉबिन के सवाल के बारे में सोचते हुए अपना सर चेयर के पीछे की तरफ टिका देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही युवराज उस पल में चला जाता है जब से सुहानी के किडनैप होने के बारे में पता चला था और वो परेशान होकर अपने कमरे में आ गया था। फ्लैशबैक में हम यहाँ पर देखते हैं कि युवराज बहुत गुस्से में अपने कमरे के अंदर आता है और चीजों को तोड़ने लगता है। युवराज अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने जूते उतारकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ जोर से फेंक देता है, इसलिए ड्रेसिंग में लगा मिरर टूट जाता है। मिरर के टूटते ही युवराज की नजर उस पर पड़ती है। वो एक बार मिरर को देखता है और एक बार अपने जूते को। तभी युवराज को जैसे कुछ याद आता है और वो अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। युवराज देखता है कि सुहानी उसके घर से बाहर जा रही है। युवराज उसके पैरों को जूम करके देखता है। सुहानी के पैरों को देखते ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। सुहानी ने वही सैंडल पहना हुआ था जो युवराज ने उसे दिया था। वो एक कस्टमाइज्ड सैंडल था जिसमें युवराज ने एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट कराया था। युवराज को पहले से ही अंदाजा था कि कभी न कभी इसकी जरूरत अवश्य ही पड़ सकती है। सुहानी की सैंडल पर ट्रैकिंग डिवाइस की हेल्प से ही वो सुहानी तक पहुंच पाया था। युवराज ये बात रॉबिन को नहीं बताना चाहता था, इसलिए रॉबिन के सवाल करने पर भी वो खामोश था। इधर निशा और विवेक सुहानी को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाते हैं। कमरे के अंदर आते ही वो देखते हैं कि सुहानी जमीन पर बैठे रो रही है। वो दोनों घबराकर उसके पास जाते हैं। निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर घबराते हुए कहती, क्या हुआ सुहानी, तू रो क्यों रही है? सुहानी रोते हुए कहती है, युवराज सर की जान खतरे में है। वो सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। हमारे पास बस 5 महीने हैं। विवेक और निशा को सुहानी की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। विवेक उसके पास बैठकर उसे समझाते हुए कहता, सुहानी तुम क्या बोल रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज शांत हो जाओ और हमें आराम से बताओ। सुहानी खुद को शांत करते हुए निशा और विवेक को देखकर कहती है, वो साया 5 महीने बाद उस श्रापित इंसान को मारकर उसकी सारी शक्तियां उससे ले लेगा और हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। सुहानी की बात सुनकर विवेक को काफी कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन निशा कंफ्यूज होकर कहती, अरे अगर वो साया उस श्रापित इंसान को मार देगा तो युवराज सर की जान कैसे खतरे में है?
निशा के ऐसे कहते ही विवेक सीरियस हो जाता और सुहानी की ओर देखने लगता है, जैसे उसे पता हो कि सुहानी आगे क्या कहने वाली है। सुहानी रोते हुए कहती है क्योंकि वो श्रापित इंसान और कोई नहीं बल्कि युवराज सर है। सुहानी की ये बात सुनकर निशा जोर से चीख पड़ती है और बोलती है क्या, और इतना कहकर वो शॉक्ड रह जाती है। सुहानी उसे देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती। विवेक भी हैरानी से सुहानी को देखने लगता है। इसके बाद सुहानी निशा और विवेक को हर वो बात बताती है जो इतने महीनों से उसने उन दोनों से छुपा कर रखा था। एक एक बात सुनते हुए निशा और विवेक की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। सारी बातें जानकर विवेक अपनी जगह से उठ जाता और कमरे के अंदर वॉक करते हुए कहता है मतलब वो साया, पद्मिनी सिंघानिया, समायरा और समायरा की माँ रक्षा, ये सब युवराज सर की शक्तियों के पीछे पड़े हैं और सब युवराज सर को मारना चाहते हैं। सुहानी विवेक की बात से थोड़ी असहमत होकर कहती है पद्मिनी सिंघानिया युवराज सर से क्या चाहती है ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो युवराज सर को चाहती है, तभी उसने मुझे उनसे दूर रहने की धमकी दी थी। और बाकी के लोग, हाँ वो सब सालों से युवराज सर की शक्तियों के लिए उनके पीछे पड़े हैं। सुहानी के ऐसा कहने पर निशा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती सुहानी, इसका मतलब है कि तू युवराज सर की लाइफ में आने वाली पहली लड़की नहीं है, तुझसे पहले से ही ये सब लाइन में लगी हैं। निशा की बात सुनकर सुहानी उसे गुस्से में देखने लगती है। ये देखकर विवेक निशा की साइड लेते हुए कहता है यार सुहानी, निशा इस बार गलत नहीं कह रही है। सलमान खान के पीछे इतनी लड़कियां नहीं पड़ी होंगी जितनी हमारे युवराज सर के पीछे ये आत्माएं, डायन और चुड़ैलें पड़ी हैं। विवेक कुछ सोचते हुए आगे कहता है अब उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जल्दी से तेरी याददाश्त वापस आ जाए और हमें पता चले कि उस मनहूस साये को कैसे रोका जा सकता है। सुहानी खुद पर गुस्सा करते हुए कहती है पता नहीं मुझे कब सब कुछ याद आएगा, अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि वो साया आखिरी में किसकी आत्मा है। सुहानी के ऐसा कहते ही निशा और विवेक संजीदगी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। विवेक सुहानी से कहता है अगर सब कुछ सही रहा तो हमें कल पता चल जाएगा कि वो साया किसकी आत्मा है। विवेक की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है और कहती है पता चल जाएगा, लेकिन कैसे? विवेक कहता तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले हम उस साये के बारे में पता करने के लिए उस मिसिंग बेल पर लिखी गई बुक्स ढूंढ रहे थे। सुहानी उस वक्त को याद करते हुए कहती हाँ याद है। विवेक आगे कहता है मुझे वो किताब मिल गई है। ये सुनकर सुहानी विवेक को घूरने लगती, जैसे उसे विवेक की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा हो। विवेक आगे कहता है जब रघु अंकल से मुझे पता चला कि पापा भी उस साये को खत्म करने की कोशिश करने वालों में शामिल थे तो मैं अपने घर गया और वहाँ पापा के सभी सामान की तलाशी लेने लगा। वहाँ मुझे उनकी एक पर्सनल डायरी मिली जिससे मुझे पता चला कि पापा को भी मिसिंग बेल से जुड़ी किसी किताब के बारे में पता चला था। उन्होंने उस डायरी में उस आदमी का एड्रेस लिखा था जिसके पास वो किताब थी। फिर उस एड्रेस से मैं उस आदमी तक जा पहुंचा। उस आदमी ने वो किताब ढूंढने के लिए मुझसे कुछ वक्त मांगा था। आज जब हम युवराज सर के साथ घर वापस आ रहे थे मुझे उसी आदमी का कॉल आया था। उसने मुझसे कहा कि उसे वो बुक मिल गई है और कल तक वो किताब हमारे हाथों में होगी। विवेक की पूरी बात सुनकर सुहानी कहती है लेकिन विवेक ये भी तो हो सकता है ना कि उस किताब में मिसिंग बेल और साये के बारे में लिखी बातें गलत हों। विवेक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सुहानी विवेक पर शक करते हुए कहती है तुम ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो। निशा भी सुहानी की बात से सहमत होते हुए विवेक को सवालिया नजरों से देखने लगती है। विवेक सस्पिशियस एक्सप्रेशन देते हुए कहता है मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो किताब लिखने वाला और कोई नहीं उस मिसिंग बेल वाली आत्मा का पति था। सुहानी और निशा हैरानी के साथ एक साथ बोल पड़ते हैं क्या? विवेक शांत एक्सप्रेशन के साथ कहता हाँ तुम लोगों ने सही सुना। निशा विवेक के पास जाकर बैठ जाती है और उसका चेहरा पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है? उस भूतनी का पति कब से राइटर हो गया और उसकी लिखी किताब तुम्हें कैसे मिली? विवेक निशा से कहता है वो सब मुझे नहीं पता, मुझे जो कुछ पता चला है पापा की डायरी से पता चला है जिसे फॉलो करते हुए मैं उस किताब तक पहुंच गया। अब इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब हम उस किताब तक पहुंचेंगे। सुहानी निशा और विवेक को देखते हुए कहती है अब तो बस कल का ही इंतजार है, देखते हैं वो साया आखिर किसकी आत्मा है। क्या विवेक उस किताब की मदद से जान पाएगा कि आखिर वो साया किसकी है? आगे की कहानी को जानने के लिए
प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ये कहानी बिल्कुल एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर होने वाली है। इसलिए मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियां सुनना पसंद हो, और कमेंट करके तो जरूर ही बताएं आपको ये कहानी कैसी लग रही है, क्योंकि आप